हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी 10 क्लास का है ना, क्लास 9 में 10 क्लास का चैप्टर 6 यानी कि ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि 9 क्लास में भी लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े थे, ट्रायंगल्स पढ़े थे, वहाँ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स था। यहाँ हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। और भी 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास का जितना भी टॉपिक है मैथ का, बारी बारी से सबका वीडियो यहाँ मिलते रहेगा। और अभी हम लोग ट्रायंगल्स शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर देखा जाए एग्ज़ाम के व्यू से तो लगभग 27 to 30% लगभग ज्योमेट्री से आता है। ज्योमेट्री मतलब ट्रायंगल्स, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब मिला जुला के 27 से 30% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देख लीजिए, अगर शुरू से अंतिम तक देख लिए तो मेरा गारंटी है कि ट्रायंगल्स एकदम आसान लगेगा, है ना, उतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो एक एक थ्योरम, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल हम लोग सब कुछ करते जाएंगे इसमें। तो देखिए, हम लोग को सबसे पहले शुरुआत करना तो है सिमिलर फिगर। हालांकि सिमिलर फिगर देखेंगे पहले, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, फिर दूसरा टॉपिक होगा हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये होगा दूसरा टॉपिक, पहला दूसरा। लेकिन सिमिलर फिगर देखने के पहले जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट फिगर, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता था? हालांकि हम लोग वहाँ पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लेकिन पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग पहले समझ में आ जाए तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब बता देंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है मीनिंग, अगर हिंदी में लिखा जाए तो इसको बोलते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम बोलते हैं इसको हिंदी में। अब इसका अगर संधि विच्छेद करें तो इसमें 3 शब्द मिला हुआ है। क्या क्या? सर्व, अंग, सम। ठीक है, सर्व, अंग, सम। मतलब हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मीनिंग इंग्लिश में लिख देते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप, सेम शेप और सेम साइज। सेम साइज, ये इंग्लिश मीनिंग हुआ कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, सेम शेप का मतलब कि अगर देखिए कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी जब भी पढ़ते हैं तो पेयर ऑफ फिगर का ज़रूरत पड़ता है। मतलब 2 फिगर होना चाहिए, तभी तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर बता पाएंगे। अकेला फिगर कैसे होगा? कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ कि कंपेयर कर रहे हैं 2 फिगर को देख करके कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सिमिलर में भी वही करेंगे, 2 फिगर होगा हमारे पास और दोनों को कंपेयर करके बताएंगे दोनों सिमिलर है कि नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर हमेशा 2 फिगर के साथ होगा। तो सेम शेप लिखने का मतलब क्या हुआ कि अगर ट्रायंगल ले रहे हैं तो दोनों फिगर ट्रायंगल ही होना चाहिए। अगर स्क्वायर ले रहे हैं तो दोनों फिगर स्क्वायर ही होना चाहिए, है ना। तो सेम शेप तो होना ही चाहिए, ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल है। और सेम साइज भी होना चाहिए। सेम साइज मतलब अगर इसका लंबाई 3, 4, 5 है तो इसका भी लंबाई 3, 4, 5 ही होना चाहिए। ये अगर स्क्वायर का साइड 6 सेंटीमीटर है चारों, तो इसका भी चारों साइड 6 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। इसको उठा के इस पे रख दें तो ये वाला कवर हो जाए, इसको उठा के इस पे रख दें तो ये वाला कवर हो जाए। मतलब 2 गो 1 रुपये का सिक्का अगर रहे, 2 कॉइन है 1 रुपये का, तो इस कॉइन को इस पर रखेंगे, इस कॉइन को उस पर रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एकदम एक जैसा है, कोई अंतर ही नहीं है दोनों में। तो शेप भी सेम है दोनों का और साइज भी सेम हो तो उस फिगर को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब सर्व, अंग, सम का मतलब भी वही हुआ। सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब पार्ट्स, समझ रहे होंगे। अंग का मतलब क्या हुआ? पार्ट। पार्ट मतलब ट्रायंगल का क्या क्या पार्ट होगा? तो ट्रायंगल का पार्ट होगा एंगल, साइड, यही सबको तो बोलेंगे, भुजा और कोण। ठीक है,
तो जितना भी एंगल होगा ट्रायंगल का वो सब बराबर होना चाहिए, जितना भी क्या, तीन ही एंगल तो होता है। तो किसी भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल सेम है और साइड भी अगर तीनों सेम है तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। ये दोनों स्क्वायर, अब स्क्वायर है तो इसका चारों एंगल 90-90 होगा, इसका भी चारों एंगल 90-90 होगा, और साइड भी अगर सेम है तो बोलेंगे कि ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सभी अंग समान होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। जैसे दो सर्कल खींच दिए हम सेम रेडियस का, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो दोनों सर्कल क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। अगर एक सर्कल 2 सेंटीमीटर का है और दूसरा सर्कल 1 सेंटीमीटर का है तो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं, है ना। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं कहा जा सकता है। क्यों? सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होता है जब दोनों का रेडियस बराबर होगा। ठीक, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, दो रेक्टेंगल ही ले लें, दो रेक्टेंगल ही ले लें, लेकिन दोनों का साइज अगर अलग अलग है, लेंथ ब्रेथ अगर अलग अलग है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहलाएगा। ये वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या समझ में आया, कॉन्ग्रुएंट फिगर हम लोग किसको बोलते थे। अगर, हालांकि और सब फिगर पर ध्यान उतना नहीं देना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग पढ़े थे वहाँ, तो हालांकि कॉन्ग्रुएंट फिगर अगर पूछा जाए तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है उसका रीजन बताना है, तो इसका भी चारों एंगल 90, इसका भी चारों एंगल 90, और इसका साइड जितना है, अगर ये x है तो ये भी x है, इसका चारों साइड x होगा, उसका भी चारों साइड x है। तो मतलब दो फिगर को देख रहे हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं बता पा रहे हैं हम, तो वो दोनों फिगर को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट है। दो फिगर दिखा और दोनों में एक भी अंतर नहीं बता पा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट है, कोई अंतर ही नहीं है। जैसे अब ये दोनों को देखें तो इसमें तो अंतर बता दे रहे हैं, इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसका लेंथ ब्रेथ बड़ा है, इसका लेंथ ब्रेथ छोटा है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब इसमें कोई अंतर नहीं बता पा रहे हैं, इसका भी चारों साइड x ही है, चारों एंगल 90 ही है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। इसका साइड 3, 4, 5 है, इसका भी साइड 3, 4, 5 है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कोई अंतर ही नहीं है दोनों में। तो मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, यहाँ लिखते हैं, चलिए ये आधा पार्ट कर देते हैं इधर कॉन्ग्रुएंसी समझने के लिए, और इधर रहेगा आधा सिमिलैरिटी समझने के लिए। ठीक है, हाँ, तो इसमें हम लोग देख चुके हैं कौन सा फिगर कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। कॉन्ग्रुएंसी में और क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा 9 क्लास वाले को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। और क्या क्या पढ़े थे कि अगर जितना भी फिगर यहाँ दिखाए सब ये कॉन्ग्रुएंट था, ये कॉन्ग्रुएंट था, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट था, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि ये वाला रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। ये दोनों तो रेक्टेंगल है लेकिन फिर भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ अलग और इसका लेंथ ब्रेथ अलग अलग है। ये दोनों तो सर्कल है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होता है जब दोनों का रेडियस सेम होगा, स्क्वायर तभी कॉन्ग्रुएंट होगा जब दोनों का साइड सेम होगा, रेक्टेंगल भी तभी कॉन्ग्रुएंट होगा जब दोनों का साइड सेम होगा। तो हम लोग को पढ़ना था सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम लोग क्या पढ़े थे 9 क्लास में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या क्या पढ़ा गया था इसमें कि अगर दो ट्रायंगल है, अगर दो ट्रायंगल है, कौन कौन सा, A B C D E F, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इफ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF,
एफ, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या कॉन्ग्रुएंट है तो देन इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका तीनों एंगल के बराबर होगा। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये मिलेगा। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। मतलब ट्रायंगल में 6 वो पार्ट था, 3 एंगल और 3 साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगा। मतलब ऑल 6 पार्ट्स आर इक्वल। सर्वांग जो लिखे थे, इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सर्व अंग सम तो हुआ था हिंदी में, ऑल अंग मतलब पार्ट्स और सम मतलब इक्वल, ऑल पार्ट्स इक्वल कहलाता है, सर्वांग सम का ये मीनिंग है। ठीक है, ऑल पार्ट्स कम इक्वल का मतलब सेम शेप सेम साइज भी कह सकते हैं, ऑल पार्ट्स इक्वल भी कह सकते हैं। उसका मतलब हो गया कि वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दो फिगर में कोई भी अंतर बता ही नहीं पा रहे हैं, है ना, दोनों एक ही है। जैसे 1 रुपये का 2 कॉइन है, 2 रुपये का 2 कॉइन है, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तब तो ये सब होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए भी हम लोग सीखे थे। बस हम लोग को क्या चाहिए था, 3 चीज चाहिए था। 3 चीज क्या क्या चाहिए था कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। एक तो एस एस एस, मतलब अगर इसका इसके तीनों साइड के बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। ठीक है, अगर पहले वाले ट्रायंगल का 2 साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के 2 साइड के इक्वल है और दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल, अब इसका क्या मीनिंग है ये भी समझ लेते हैं। जैसे AB और DE बराबर है, BC और EF बराबर है, तो AB और BC का जो इंक्लूडेड एंगल है, DE और EF का जो इंक्लूडेड एंगल है, ये दोनों के बीच का एंगल, यही दोनों में बराबर होना चाहिए, तो वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहा जा सकता है। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो ये 3 चीज हम बराबर बराबर ढूंढेंगे और दोनों ट्रायंगल को क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। तीसरा और क्या था कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी में और पढ़े थे AS और लास्ट RHS, ये सारा कॉन्ग्रुएंसी था। वहाँ 2 एंगल, एक साइड मिल गया इंक्लूडेड साइड तो भी कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, 2 एंगल मिला और एक साइड मिला साइड वाला तो भी कॉन्ग्रुएंट होता था, और RHS कॉन्ग्रुएंसी था। ये सब कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग पिछले साल पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, है ना। और भी पूरा कॉन्ग्रुएंसी का डिटेल्ड वीडियो मिलेगा जब 9th क्लास का कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाएंगे तब। अभी तो हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ में आया कि 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट कब कहलाता है, जब दोनों में कोई अंतर ही नहीं हो, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही है। जैसे रियल लाइफ का क्या एग्जांपल बताएं, रियल लाइफ का क्या एग्जांपल बताएं। 10 क्लास का 2 गो बुक मैथ का, ठीक है, 10 क्लास का 2 स्टूडेंट के पास किताब होगा, दोनों नया नया खरीद के लाया है, मैथ का किताब का बात कर रहे हैं, तो दोनों किताब क्या होगा, एकदम कॉन्ग्रुएंट, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो सिमिलरिटी शुरू करते हैं, है ना। सिमिलर फिगर किसको बोलेंगे अब, जैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर देख लिए, कॉन्ग्रुएंट कब होता था, नहीं होगा तो क्या करेंगे, सब पता चल गया। अब सिमिलर फिगर देखते हैं। सिमिलर का मतलब
सिंपल, हिंदी में तो इसको समरूप बोलते हैं, हिंदी में समरूप बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में सिमिलर बोलते हैं, इंग्लिश में सिमिलर बोलेंगे। तो सेम शेप होगा इस बार, लेकिन डिफरेंट साइज होगा। शेप तो सेम होगा दोनों, लेकिन साइज क्या होगा दोनों का? डिफरेंट। ठीक है, जैसे दो सर्कल बना दिए, अब एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा है, लेकिन दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। मतलब जितना भी सर्कल होगा सारा सर्कल सिमिलर होता है। ठीक है, जितना भी स्क्वायर होगा, जितना भी स्क्वायर होगा सारा स्क्वायर क्या होगा? एक दूसरे का सिमिलर होगा। अब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में अंतर पता चल रहा होगा कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी होता है जब दोनों एकदम एक ही हो। इसमें क्या अंतर है कि दोनों फिगर सिर्फ एक जैसा हो, एक ही नहीं हो, एक जैसा हो दोनों, तो दोनों को सिमिलर बोल देंगे। स्क्वायर है दो ठो, एक छोटा और एक बड़ा, तो ये दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं। एक रेक्टेंगल है बड़ा साइज का और एक रेक्टेंगल है छोटा साइज का, ये दोनों सिमिलर कब कहलाएगा? ये दोनों सिमिलर तभी होगा जब इसका लेंथ का रेशियो इसके लेंथ के साथ और इसका ब्रेथ का रेशियो इसके ब्रेथ के साथ दोनों इक्वल आए। मतलब इसके लेंथ, दोनों के लेंथ का रेशियो और दोनों के ब्रेथ का रेशियो अगर इक्वल आता है तो दोनों को हम सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। मतलब टू फिगर्स आर सिमिलर if two figures are similar, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों का शेप एक जैसा होगा और साइज सिर्फ डिफरेंट होगा। तो if two figures are similar तो क्या कह सकते हैं? then their corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, but their corresponding sides are proportional। proportional मतलब दो फिगर अगर सिमिलर है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होगा, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब वही अभी जो बताए कि इसका लेंथ और इसका लेंथ का रेशियो जो निकल के आएगा, इसका ब्रेथ और इसका ब्रेथ का जो रेशियो निकल के आएगा, वो दोनों रेशियो अगर बराबर हो जाता है तो साइड्स प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो दो फिगर सिमिलर कब होगा? जब इस फिगर का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो और इस फिगर का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इस फिगर के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के साथ अगर निकालें तो रेशियो सेम होना चाहिए, है ना। कहने का ये मतलब है कि अगर, हाँ, तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर एक स्क्वायर है ABCD और दूसरा है EFGH, ये दो ठो स्क्वायर है। अगर ये दोनों स्क्वायर सिमिलर है तो AB बाई EF इज इक्वल टू BC बाई FG इज इक्वल टू CD बाई GH इज इक्वल टू DA बाई HE। ये होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। मतलब इसका इस साइड का रेशियो निकाले इसके साथ, इस साइड का रेशियो निकाले इसके साथ, DC का रेशियो निकाले HG के साथ और DA का रेशियो निकाले HE के साथ। ये चारों रेशियो इक्वल अगर आ गया तो कहलाता है कि ये
साइड इसका और इसका प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर है तो एंगल तो सब 90 ही होगा इसका, और ये भी स्क्वायर है तो इसका भी सारा एंगल 90 होगा। ठीक है, तो ये दो स्क्वायर था, दोनों का चारों एंगल इक्वल है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों फिगर को हम सिमिलर बोल सकते हैं। ये सिमिलर का सिंबल है। सिमिलर का सिंबल कैसे यूज करेंगे? ऐसे, मतलब कॉन्ग्रुएंट में इक्वल टू के ऊपर जो सिंबल देते थे ना, ये वाला सिंबल सिमिलर के लिए यूज करेंगे। ये दोनों सर्कल सिमिलर है। ये दोनों रेक्टेंगल सिमिलर है कि नहीं वो पता चलेगा कब? जब इसका लेंथ और इसका लेंथ का रेशियो निकालेंगे, इसका ब्रेथ और इसका ब्रेथ का रेशियो निकालेंगे। अगर इक्वल आ जाता है, जैसे मान लेते हैं कि ये वाला 10 है, ये वाला 5 है, ये वाला 6 है, ये 3 है, मतलब इसका लेंथ 10 और इसका लेंथ 5, इसका ब्रेथ 6 और इसका ब्रेथ 3। अब रेशियो निकालते हैं तो 10/5 करेंगे तो 2 मिलेगा, 6/3 करेंगे 2 मिलेगा, तो दोनों का रेशियो सेम है और एंगल तो चारों इक्वल होगा क्योंकि रेक्टेंगल है। तो ये दोनों फिगर को भी सिमिलर बोल सकते हैं, इसको भी सिमिलर बोल सकते हैं, ये तो सिमिलर था ही। तो सिमिलर फिगर में सिमिलर सर्कल अगर हमको करना है तो ये दोनों का रेडियस इक्वल नहीं होना चाहिए। कोई भी दो सर्कल रहेगा तो वो सिमिलर होगा, कोई भी दो स्क्वायर होगा तो वो सिमिलर होगा, कोई भी दो रेक्टेंगल होगा तो वो सिमिलर नहीं होगा, उसका साइड का रेशियो पे डिपेंड करता है। स्क्वायर तो कोई भी ले लेंगे तो सिमिलर हो जाएगा, रेक्टेंगल सिमिलर तभी होगा जब उसका लेंथ का रेशियो और ब्रेथ का रेशियो बराबर आना चाहिए। कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर करके और भी दिखाते हैं। यहाँ पहले इसको सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर जितना कुछ नोट करने लायक है उसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर कंप्लीट हो चुका था। सिमिलर फिगर थोड़ा सा और देख लेते हैं अभी। सिमिलर फिगर, ठीक है। सिमिलर फिगर का मतलब क्या है हम बोल दिए, पॉइंट वाइज नोट करवा देते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। जितना भी सर्कल होगा सब सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। इसको भी नोट कर लीजिए। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तीसरा, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जैसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, एक छोटा बना दी और एक थोड़ा बड़ा बना दी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों एंगल इसका 60 60 60 होगा और इसका भी तीनों एंगल 60 60 60 है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब मान लेते हैं कि चारों साइड इसका 8, तीनों साइड 8 8 8 होगा और इसका तीनों साइड मान लेते हैं 5 5 5 है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल कर देख लीजिए, 8/5 8/5 8/5। तो कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी लेंगे हम, ये दोनों हमेशा सिमिलर हो जाएगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है। मान लेते हैं कि ये दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है, 45 डिग्री 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। ये भी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये 80, ये 50 और ये 50। अब यही साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है। ये दोनों फिगर को सिमिलर बोल सकते थे, ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं हो रहा है। तो ऑल स्क्वायर्स लेंगे सिमिलर होगा, सर्कल्स सिमिलर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सिमिलर होगा, और all polygons are similar if their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional.
their corresponding sides are proportional, मतलब ये तीनों फिगर के लिए कोई भी कंडीशन दिया हुआ नहीं है, लेकिन बाकी और भी कोई फिगर आ गया तो उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि वो सारा फिगर सिमिलर कब होगा, जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट में था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता था, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होता था। सिमिलर में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान रखना है। प्रोपोर्शनल का मतलब बता दिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जब निकालते हैं तो वो इक्वल आना चाहिए, तो प्रोपोर्शनल कहलाता है। एक और चीज़ नोट कर लेंगे यहाँ स्टार मार्क करके कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर मिल रहा है सबको सिमिलर बोल सकते हैं, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर अगर है तो उसको सिमिलर बोला जा सकता है, लेकिन सिमिलर फिगर को कॉन्ग्रुएंट नहीं कहा जा सकता है। अब अगर सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी समझ में आया हो, सिमिलैरिटी खास करके, कॉन्ग्रुएंसी ज़रूरत नहीं था, तो अगर सिमिलैरिटी समझ में आया हो, सिमिलर का मतलब क्या हुआ, शेप दोनों का सेम होगा, साइज डिफरेंट होगा। जैसे एक तो स्कॉर्पियो है, ओरिजिनल स्कॉर्पियो जो रोड पे चलता है, और एक उसी का मॉडल तैयार किया हुआ है जो बच्चा का खिलौना होता है। दोनों सिमिलर है क्योंकि दोनों ही स्कॉर्पियो है और दोनों का साइज में सिर्फ अंतर है, शेप तो दोनों का एक ही होगा, तो फिगर सिमिलर होगा, है ना। छोटा स्कॉर्पियो और बड़ा स्कॉर्पियो दोनों सिमिलर है। जैसे इंडिया का मैप बना हुआ है, एक छोटा सा मैप और एक बड़ा मैप, ठीक है, एक बुक में बना हुआ है और एक कैलेंडर है इंडिया का मैप का, तो दोनों सिमिलर है ना कि कॉन्ग्रुएंट है। तो एक जैसा जहां दिखेगा वो सिमिलर होगा और एक ही दिख रहा है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। एक्सरसाइज 6.1 करते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 6.1 करना है, लेकिन हमको लगता है कि एक्सरसाइज 6.1 पहले आप लोग को अपने से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है 6.1 में हम यहाँ पे सब नोट्स बना करके लिखवा दिए, है ना, 1 2 3 4 करके सब लिखवा दिए हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है इस तरह का और एक ठो ऐसे रोम्बस दिया हुआ है ना, एक स्क्वायर है और एक रोम्बस है। तो क्या ये दोनों सिमिलर फिगर होगा? तो जो समझ गए होंगे अच्छे से वो बता सकते हैं कि दोनों सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका एंगल चारों तो 90-90 होगा, है ना, और इसका एंगल कुछ अलग अलग होगा। ये 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा है, ये 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही जब बराबर नहीं हो रहा है तो दोनों फिगर सिमिलर नहीं होगा। भले ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ जाए, हो सकता है कि इसका साइड और इसका साइड जो दिया होगा उसका रेशियो निकालें तो बराबर आ जाए, हो सकता है, लेकिन एंगल जब बराबर नहीं है, ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए था, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए था, ये इसके बराबर होना चाहिए था, तो हम लोग सिमिलर बोलते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दिस फिगर आर नॉट सिमिलर। ठीक है, ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था। थ्योरम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। 6.1 तो अब बन जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट उसका पूरा क्लियर था, उसी में सिमिलर फिगर के बारे में ही खाली पढ़ना था। अब हम लोग थेल्स थ्योरम देखेंगे, है ना। थेल्स थ्योरम कहाँ अप्लाई होगा? ट्रायंगल्स में। थेल्स मैथमेटिशियन का नाम है और उनके द्वारा दिया गया है थ्योरम, इसलिए थेल्स थ्योरम कह रहे हैं। इसी को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी जानते हैं। तो देखिए थेल्स थ्योरम में क्या कहना था, बोले थे वो कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल का मतलब किसी भी तरह का एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से, है ना। किसी भी ट्रायंगल में
एक दो और यहाँ पर नीचे एग्जांपल दिखा दे रहे हैं कि ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ट्रायंगल किसी भी तरह का हो सकता है, स्केलिन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। तो किसी भी ट्रायंगल में नाम दे देते हैं इसका ए बी सी। तो उनका क्या कहना था थेल्स का कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 3 साइड में से किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। जैसे एक लाइन खींच दिए यहाँ से DE जो कि BC के पैरेलल है, ठीक है, DE एक लाइन खींचे जो BC के पैरेलल है। तो DE लाइन AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है D और E पर, ठीक है, AB और AC को काट रहा है कहाँ, D और E पर। तो थेल्स थ्योरम का कहना था कि अगर कोई लाइन खींचते हैं जो ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा। प्रोपोर्शनली डिवाइड होने का मतलब है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, मतलब ये दोनों टुकड़ा का रेशियो और ये दोनों टुकड़ा का रेशियो सेम होगा। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनली डिवाइड होना। लेकिन ये वाला काम कब होगा, अगर DE पैरेलल टू BC हो तब। अगर DE पैरेलल टू BC हो तब ये वाला काम होगा। वो किसी भी ट्रायंगल में हो सकता है। मतलब अगर इसमें एक लाइन खींच दें ऐसे, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दिए तो बाकी जो दोनों टुकड़ा बचा DBC है मान लीजिए, EF है, तो DE बाई BE इज इक्वल टू DF बाई CF। या ऐसे भी कह सकते हैं BE बाई DE इज इक्वल टू CF बाई FD, वो भी हो सकता था। किसी भी ट्रायंगल में ये काम हो सकता है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक लाइन खींच दिए जो हाइपोटेन्यूज के पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगा। सेम रेशियो में डिवाइड होने का मतलब कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। इस तरह से थेल्स थ्योरम का कहना था। तो ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हम बता रहे हैं कि अगर DE पैरेलल टू BC है तो ये रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग स्टेटमेंट में पहले लिखते हैं। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल divide the other two side, divides the other two sides in same ratio. Line drawn parallel to one side of a triangle divides the other two sides in सेम रेशियो। अब देख लीजिए इस स्टेटमेंट का मतलब वही निकल रहा है कि नहीं जो हम वहाँ बताए थे। किसी भी ट्रायंगल में क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल था, इसमें एक लाइन ड्रॉ किए जो पैरेलल है BC के, ठीक है, किसी भी साइड के पैरेलल हो सकता था। तो ये लाइन क्या करता है, डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। बाकी दोनों साइड जो बच गया था जिसके पैरेलल नहीं खींचे थे लाइन, वो दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगा। देखिए इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख दे सकते हैं, दैट मीन्स अगर DE पैरेलल टू BC है देन AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा। अगर DE पैरेलल टू BC है तो ये होगा। अब ये इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हाँ DE पैरेलल टू BC है तो वो रेशियो बराबर होगा, है ना, इसको प्रूफ करेंगे। हालांकि जब एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे तो सिर्फ इतना ही चीज़ काम आएगा वहाँ पे, सिर्फ इतना। अगर DE पैरेलल टू BC है तो ये रेशियो बराबर होगा, इसको ध्यान रखेंगे एकदम।
काम सिर्फ थ्योरम का इतना ही है एक्सरसाइज में, लेकिन इसको हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं कि क्या ये वाला होगा तो इसको सही मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, DE इज पैरेलल टू BC, ये दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये चीज़ प्रूफ करना है। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको यहाँ, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, BE को ज्वाइन कर दिए और DC को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो यहाँ लिखते जाते हैं, ज्वाइन BE एंड DC ऑल्सो। और क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ एक लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर और यहाँ भी एक लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर, दोनों का नाम दे दे रहे हैं MN, ठीक है, दोनों का नाम दे दिए। तो क्या क्या, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, इतना कंस्ट्रक्शन किया है। देखिएगा कंस्ट्रक्शन करके क्या फ़ायदा हुआ है। तो अब हम लोग प्रूफ शुरू कर रहे हैं। देखिए हमको क्या करना है, AD बाई DB और AE बाई EC प्रूफ करना है। तो यहाँ जो बड़ा वाला ट्रायंगल ABC दिख रहा है, इसमें से हम ऐसा ऐसा ट्रायंगल छांटेंगे, हालांकि ढेर सारा ट्रायंगल है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछ दें वहाँ कितना बन रहा है तो कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ हम पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना बन रहा है, तो काउंट करके बताना पड़ेगा। खैर हमको सिर्फ वही सब ट्रायंगल का ज़रूरत है जिसका बेस AD हो, DB हो, AE हो और EC हो, ठीक है। हमको क्या चाहिए, AD, DB, AE और EC बेस वाला ट्रायंगल चाहिए। तो AD किसका बेस है बताइए, AD किसका बेस है, ध्यान से देखना है। AD हमको लेना है, AD, तो जाहिर सी बात है कि AD किसका बेस है, ट्रायंगल ADE का, ADM का, ये दोनों का बेस है। लेकिन सिर्फ बेस नहीं चुनना है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट भी चुनना है ताकि हम उसका एरिया निकाल पाएँ। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना चाहते हैं, ठीक है। और DB किसका बेस है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ये दोनों का एरिया चाहिए। देखिए AD ADE का बेस है और DB DBE का बेस है। अच्छा, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ DBE क्या होगा, ये भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसके बाद हाफ का तो हाफ रह जाएगा। ADE का बेस कौन है, ADE का बेस कौन है, AD, और AD का कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन है, EN, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, थ्योरम भी प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में। अच्छा, DBE का एरिया निकाल रहे हैं, ध्यान से एकदम देखना है, बात को सुनना है, समझना है। नहीं समझ में आएगा पॉज कीजिए वीडियो को, पीछे जाइए, फिर से देखिए उसको, एकदम समझ में आएगा। इसका हाफ इंटू बेस कौन लेंगे, ट्रायंगल DBE का, DBE का बेस किसको मानेंगे, किसी भी ट्रायंगल में तीन ही साइड तो होता है, तो आप चेक कर लीजिए कि बेस किसको मानेंगे, DE को मानेंगे, BE को मानेंगे या BD को मानेंगे। अब बेस उसी को मानेंगे जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट हमको पता है, तो हम बेस मान रहे हैं BD को। हाइट कौन हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट EN, क्योंकि
क्योंकि इस ट्रायंगल का अगर एरिया पूछेंगे इस बेस के साथ, तो अगर बेस ये है तो हाइट कौन होगा? ट्रायंगल मैक्सिमम यहाँ ऊपर तक गया है, यहाँ से लेके परपेंडिकुलर हाइट जो है ये ट्रायंगल के बाहर दिख रहा है, लेकिन हाइट वही होगा, मतलब बेस से लेके मैक्सिमम हाइट तक जहाँ तक गया है वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ई एन कहला जाएगा इसका हाइट। बेस लेंगे किसको? डी बी को, और हाइट हो जाएगा ई एन। इसको अगर सीधा करके लिख दें तो हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, ए डी बाई डी बी बच जाएगा सिर्फ, ठीक है, ए डी बाई डी बी बच जाएगा। तो ए डी को बेस बना दिया, डी बी को बेस बना दिया। अब अगले बार क्या करना है हमको? ए ई को बेस बनाना है और ई सी को बेस बनाना है। तो ए ई किसका बेस होगा? फिर से ट्रायंगल ए डी ई का ही बेस होगा ए ई। ए ई एन का भी बेस हो सकता है, लेकिन ए ई एन में अगर ए ई को बेस बना देंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट फिर कौन होगा? हाइट तो होगा ही नहीं उसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई चुनेंगे फिर से, और ई सी किसका बेस होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी चुने हैं, वो इस तरह से चुने हैं कि दोनों एक ही लाइन पे आ रहा है, डी ई पे, दोनों का जो एक कॉमन साइड है वो डी ई पे है। तो फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका भी एरिया निकलेगा। बेस लिखना है, हाफ का हाफ रह गया, बेस के जगह लिखेंगे एक बार ए ई, और इंटू हाइट हो जाएगा इस बार डी एम, हाइट हो जाएगा इस बार डी एम, और नीचे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर अगर काटे तो 1/2 से 1/2 का खत्म हो गया और हाइट खत्म हो जाएगा, तो ए ई बाई ई सी, ये मिल गया इक्वेशन 2। नाउ अब देखिए हमको यही चीज़ तो प्रूफ करना था, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, ठीक है। क्यों एरिया का रेशियो निकाले थे वो समझ में आ रहा होगा कि एक बार इसको बेस बनाए, एक बार इसको बेस बनाए, फिर इसको बेस बनाए, फिर इसको बेस बनाए, हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट सेम सेम था तो कट गया था दोनों, हाफ हाफ भी कट गया था। अब ये दोनों को इक्वल कब दिखा सकते हैं? जब इसका ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल कब होगा? ऊपर वाला देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई दोनों जगह सेम है। अगर ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड इसका और पूरा लेफ्ट हैंड साइड इसका सेम हो जाएगा, और जब जैसे ही LHS सेम होगा RHS को हम सेम बोल सकते हैं। तो खैर पहले तो इसका डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करें? तो ये कौन कौन सा ट्रायंगल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE कौन वाला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE ये वाला है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC मतलब ये वाला है। अब क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, क्या है? क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर है, जैसे इस पर बना हुआ है दोनों ट्रायंगल, अगर उल्टा करके खड़ा कर दे तो दोनों ट्रायंगल इस बेस पर बना हुआ है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल भी तो था, DE इज पैरेलल टू BC भी तो है। तो दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करने का मतलब यही है कि दोनों का हाइट सेम होगा। तो दो ट्रायंगल अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होता है तो दोनों का एरिया सेम होता है। ये एक थ्योरम पढ़ा हुआ होगा क्लास 9 में, है ना। तो हम क्या लिख दें? सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, रीजन देंगे क्या? बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस and between same parallels
सेम पैरेलल्स। ठीक है, दो ट्रायंगल अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है तो वो दोनों का एरिया सेम होगा। इसका मतलब ये दोनों का अब LHS सेम हो गया, ऊपर वाला तो सेम था, नीचे वाला भी सेम हो गया, तो एरिया सेम हो गया दोनों का। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या कहा जा सकता है कि AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। प्रूव्ड, क्योंकि LHS दोनों का इक्वल है तो RHS भी दोनों का इक्वल होगा। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा पूरा थ्योरम का, स्टेटमेंट जरूर पढ़िएगा, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही प्रूफ करना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा। तो अभी थेल्स थ्योरम में हम लोग देखे कि अगर ट्रायंगल के अंदर एक लाइन खींचे, ABC के अंदर एक लाइन खींच दिए DE, तो इसमें क्या क्या हुआ था कि अगर DE पैरेलल टू BC होता है तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा। ये रेशियो अभी इक्वल देखे हम लोग ट्रायंगल के अंदर। तो इसके बाद क्या, अगर DE पैरेलल टू BC है तो सिर्फ यही वाला रेशियो इक्वल नहीं होगा, इस रेशियो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं DB बाई AD इज इक्वल टू EC बाई AE, ऐसे भी लिखा जा सकता है इस रेशियो को। और क्या कर सकते हैं, अब ये इक्वेशन है, इक्वेशन में राइट साइड लेफ्ट साइड हम लोग कुछ भी जोड़ सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन का रूल तो पता है कि किसी भी इक्वेशन में कोई भी नंबर दोनों साइड जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसी लाइन को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं DB बाई AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC बाई AE प्लस 1, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। इसके बाद अगर एलसीएम करके ऐड कर दिया जाए तो ये ऐसा दिखेगा DB प्लस AD बाई AD इज इक्वल टू EC प्लस AE बाई AE। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको बंद रखो भाई। हाँ, तो इस रेशियो को ऐसे भी लिखा जा सकता है DB प्लस AD बाई AD EC प्लस AE बाई AE। अब देख लो फिगर से, देख लो कि DB प्लस AD मिला करके क्या हो जाएगा, AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर DE पैरेलल टू BC है तो ये वाला चीज तो होगा ही, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। मतलब DE पैरेलल टू BC अगर हो गया तो AB बाई AD और AC बाई AE भी हो सकता है, या फिर AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC भी हो सकता है। तो अगर दो साइड पैरेलल है, दो साइड पैरेलल नहीं है, किसी ट्रायंगल के अंदर किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो ये रेशियो तो बराबर होगा ही, ये वाला रेशियो भी बराबर हो सकता है, ये वाला रेशियो भी बराबर हो सकता है, और ये वाला रेशियो भी बराबर हो सकता है, किसी भी ट्रायंगल के लिए है। तो ये सब हम लोग नोट कर लेंगे। क्या क्या चीज, अगर DE पैरेलल टू BC हुआ तो हम AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये तो कह ही सकते थे। इसको भी बोल सकते हैं AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई
AC, ये भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, BD/DA इज इक्वल टू CE/EA, ऐसा भी बोला जा सकता है। या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है BA/AD इज इक्वल टू CA/EC। और भी रेशियो अगर मिलता है BD/DA इज इक्वल टू CE/EA, वो तो लिख ही दिए है ना, वो तो लिख ही दिए। सारा रेशियो बराबर होगा, सिर्फ किस पर, सिर्फ ये वाला कंडीशन फॉलो करना चाहिए, मतलब सिर्फ DE पैरेलल टू BC जैसे ही हो गया तो ये चारों रेशियो बराबर होगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम में हम लोग सिर्फ इसको प्रूफ किए, लेकिन इसी को उल्टा कर देते हैं दोनों साइड तो ये मिल जाता है, +1 कर देते हैं दोनों साइड तो प्लस कर देते हैं दोनों साइड उल्टा करके, तब ये वाला मिलता है, उल्टा कर देंगे तब तो ये मिलेगा, है ना। तो खैर थेल्स थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। देखिए पहले फिर से एक बार थेल्स थ्योरम में क्या बोला गया था। थेल्स थ्योरम में बोला गया था कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दें तो बाकी दोनों साइड को ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब DE/AB/C ऐसे था। थेल्स थ्योरम में कहा जा रहा था कि अगर DE पैरेलल टू BC है तो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC होगा। थेल्स थ्योरम में ये बोला था कि अगर DE पैरेलल टू BC है तो AD/DB और AE/EC इक्वल होगा। अब उसके कन्वर्स में बोल रहा है कि अगर AD/DB और AE/EC इक्वल है तो DE पैरेलल टू BC होगा। अगर ये वाला चीज़ है तो पैरेलल होगा, मतलब AD/DB और AE/EC का रेशियो अगर बराबर होता है तो DE पैरेलल टू BC होगा। ये उसका उल्टा एकदम बोल रहा है ना। तो कन्वर्स ऑफ BPT का पहले स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। कन्वर्स ऑफ BPT में क्या बोल रहा है, इफ इन ए ट्रायंगल ABC चलिए डायरेक्ट उसी को लिख देते हैं ना, इफ इन गिवन फिगर, इस फिगर का बात कर रहे हैं हम, है ना, इस फिगर का बात कर रहे हैं। इफ इन गिवन फिगर AD/DB is equal to AE/EC, then DE is parallel to BC, यही तो बोल रहा है ना। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में यही चीज कह रहा है कि अगर AD/DB और AE/EC इक्वल होता है तो DE पैरेलल टू BC होगा। अब इसको कैसे, गिवन में क्या दिया हुआ है, सीधा एकदम कन्वर्स हो जाएगा उसी का। जो गिवन में किसको लिखेंगे, जो टू प्रूफ में था थेल्स थ्योरम का। गिवन में क्या है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में है कि DE पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करेंगे, अब देखिए DE को BC के पैरेलल दिखाना है, इसका मतलब DE पैरेलल नहीं है BC के अभी। तो अगर DE पैरेलल नहीं है BC के तो हम अपने मन से एक लाइन खींच दे रहे हैं यहाँ पे DF, और मान ले रहे हैं कि वो BC के पैरेलल है, हालांकि पैरेलल नहीं है वो। DF और BC पैरेलल कैसे हो सकता है, लेकिन हमारा मन है, हम उसको मान लिए कि DF पैरेलल टू BC है। क्यों मान लिए हैं, इसलिए कि DF पैरेलल टू BC है, अभी तो हम मान लिए, लास्ट में दिखा देंगे कि ये वाला F नहीं है, ये एक्चुअल में E ही है, मतलब पॉइंट F और पॉइंट E दोनों एक ही जगह हो रहा है, तो हम लोग फिर क्या कह सकेंगे कि DE पैरेलल टू BC है ना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किए कि अगर इफ
DE is not parallel, if DE is not parallel to BC, then draw DF parallel to BC। मतलब अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो DF पैरेलल टू BC हम खींच दिए। अब प्रूफ करते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन से क्या है हमारे पास, DF पैरेलल टू BC, ये बाई कंस्ट्रक्शन। तो अभी थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़े हैं। अगर DF पैरेलल टू BC होगा, ठीक है, अगर DF पैरेलल टू BC होगा तो थेल्स थ्योरम से क्या मिल जाएगा हमको, therefore since DF parallel to BC by construction, therefore AD by DB is equal to AF by FC। ये मिल जाएगा कहाँ से, by BPT, ठीक है। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, but we have given that AD by DB is equal to AE by EC, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, AD by DB और AE by EC इक्वल है। अब इक्वेशन 1 और 2 को मिलाइए तो क्या पता चल रहा है, इक्वेशन 1 और 2 का LHS इक्वल है। देखिए हम DF पैरेलल टू BC खींचे, उससे हमको ये वाला चीज मिला, लेकिन क्वेश्चन में जो रेशियो था हमारा ये वाला दिया हुआ है बराबर। अब दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि इसका LHS और इसका LHS सेम है। तो दोनों का LHS जब सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, यही लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AF बाई FC इज इक्वल टू AE बाई EC, ये हो जाएगा। इसका RHS और इसका RHS को इक्वल कर दिए। अब हमको क्या प्रूफ करना था कि F और E दोनों एक ही जगह होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, दोनों साइड +1 कर दीजिए, ठीक है। एड 1 टू बोथ साइड, देख लीजिए 1 ऐड करके क्या फर्क पड़ता है। ऐसा मिल जाएगा AF प्लस FC बाई FC इज इक्वल टू AE प्लस EC बाई EC। फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, AC बाई FC इज इक्वल टू AC बाई EC, ये कह सकते हैं। और दोनों साइड से AC कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा हमको, FC इज इक्वल टू EC। अब फिर से फिगर पर जाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FC इज इक्वल टू EC मिलेगा। और फिर से फिगर पर जाएंगे, FC और EC बराबर कब हो सकता है, FC और EC बराबर कब कहलाएगा, जब ये वाला F यहाँ पर नहीं यहीं पर रहे, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए। तो FC इज इक्वल टू EC यहाँ मिला था। दिस इज पॉसिबल only if E and F coincides, है ना, coincides मतलब coincide का मतलब कि E और F अलग अलग पॉइंट नहीं होगा, दोनों एक ही जगह होगा, तभी ये पॉसिबल है। हम अभी क्या प्रूफ कर दिए कि FC और EC बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों तभी पॉसिबल होगा, तभी बराबर होगा जब E और F दोनों एक ही जगह हो। इसका मतलब कि DF पैरेलल टू BC नहीं था, इसका मतलब है कि DE पैरेलल टू BC होना चाहिए। तो थ्योरम का स्टेटमेंट को पकड़ के रखेंगे एकदम, गिवन में ये चीज है, अगर ये रेशियो बराबर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। और थेल्स थ्योरम में बोल रहा था कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों रेशियो बराबर होगा। तो आप इसको पकड़ के चलिए एकदम, थ्योरम का प्रूफ तो जरूरी है ही, उससे ज़्यादा जरूरी उसका स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। बैक में कुछ साउंड सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो, है ना।
तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।